इसको ऐसे समझते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितने रास्ते होंगे हमारे पास। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते। तो एक रास्ता ये है कि हम उसको उसमें मार्केटिंग और करें, उसकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें, ऑपरेशंस को टाइट करें, क्वालिटी सुधारे, है ना, उसकी उसको और प्रमोट करे, कैपेसिटी बढ़ाए, इंटरनली लोन ले, बड़ी मशीनरीज लगाए, इस तरीके से उसको ग्रो करे। बट ऐसी ग्रोथ कितनी लंबी टाइम तक चलेगी या कितना टाइम लेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सारे ग्रोथ को जो एक नॉर्मल तरीके से होगी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी क्या? वो ग्रोथ जो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऑर्गेनिज्म भी की तरह भी है। ह्यूमन इन्वॉल्व है, मशीन्स इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी वैसे ही है कि एक पेस के साथ आएगा, एक स्लोनेस के साथ आएगा। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी शुड बी लुकिंग एट. That kind of growth is called an inorganic growth. That could be possible through various means. But to generalize it, an inorganic growth can be achieved through mergers and acquisitions. So, अब तक लोगों को ऐसा लगता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन तो यार बड़े लोगों का बात है ना। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज ही होते होंगे जो मर्ज या एक्वायर करते होंगे एक दूसरे को। या फिर ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन तो कितना लंबा प्रोसेस होगा, कितना लंबा टाइम लग सकता है, ये सब कौन करते बैठेगा? मुझे उस सामने वाले पे भरोसा ही नहीं, मैं क्यों उसके साथ जुड़ूं? अगर मेरी नहीं चली तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर ये नहीं वर्कआउट किया तो, ये सारी चीजें हमें मर्जर्स एंड एक्विजिशन के टुवर्ड्स जाने से रोकती है। बट ये एक मिथ है। ये मिथ है कि हमें लगता है कि ग्रोथ सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ही नाम पे है। ये मिथ है कि हमें ऐसा लगता है कि दो लोग अगर साथ मिले नहीं तो, अगर साथ मिल गए तो बिजनेस ठीक से आगे नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट इसका ऑपोजिट भी देखा गया है। वो भी ट्रू हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो फॉल्स है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो लोगों के साथ मिलने से सिनर्जेटिक इफेक्ट्स डेवलप हो सकता है। मे बी वन पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स टेक्नोलॉजी, द अदर person contributes expertise, maybe one person contributes some other kind of expertise, for example marketing, sales expertise, and other contribute for product expertise. लेकिन ये दो चीजों का मिलाव होगा कैसे? ये बात तो बहुत क्लियर है कि दो एस्पेक्ट को हम ठीक से देखें कि ग्रोथ अगर हो तो एक तो इंटरनल एफर्ट से हो अपने, या फिर ग्रोथ अगर हो तो सकता है एक्सटर्नल एफर्ट से भी आ जाए। किसी और के किए हुए एफर्ट्स को अगर मैं अपने आप में जोड़ लूँ तो शायद मैनीफोल्ड हो। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी दो फैक्ट्रीज पड़ी हुई है जो रनिंग फैक्ट्रीज है जिसमें डेली प्रोडक्शन होता है, और मेरे पास भी दो है, तो हम दोनों के दो दो फैक्ट्रीज को हम मिला के चार नहीं, इनफैक्ट 5 फैक्ट्री का भी काम कर सकते हैं, है ना। एक सिनर्जेटिक इफेक्ट, 2+2 4 होता है, बट सिनर्जेटिक इफेक्ट में वो 2+2 5 भी हो सकता है। सो दैट इज द काइंड of growth that we are looking forward to. But to understand growth, yeah, to achieve growth, sometimes businesses also require to restructure themselves. इसीलिए टॉपिक का नाम रीवायरिंग था। मतलब आप जो एग्जिस्टिंग तरीके से चल रहे हो उस तरीके से हटकर कुछ करना, या अपने आप को उस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना ताकि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव कर पाओ। तो रिस्ट्रक्चरिंग को समझते हैं। तो क्या हुआ, जेट एयरवेज जैसी एक कंपनी थी, और जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो ऐसे समझो फॉल्स है, लेकिन मैं रियल कंपनीज के नाम यूज करूंगा, रियल सिचुएशंस को यूज करते हुए बात करूंगा। तो इट विल सीम ट्रू, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ न्यूज, दिस इज जस्ट एग्जांपल्स। तो जेट एयरवेज करके एक कंपनी थी जो बहुत बुरे हालत में फंस गई। उसके सारे एम्प्लॉयज रोड पे आ गए और अपनी सैलरीज मांगने लगे। उस कंपनी को लीगल नोटिसेस भेजने लग गए, और कंपनी बहुत बुरे हालत में थी तो वो कोर्ट के पास चली गई। ऐसे टाइम पे कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं भाई, तुमको किसी तरीके का फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड।
जेट एयरवेज को ठीक होने के लिए एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी, एक रीवायरिंग की जरूरत थी, जहां पे वो अपने फाइनेंस को बेटर मैनेज कर सके और जिसको भी पे करना है उनको टाइमली पे कर सके. सो दैट इज फर्स्ट रीवायरिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू. आदित्य बिरला नाम की एक कंपनी थी जिसने अपने दो ब्रांड्स को, एक का नाम था आदित्य नूवो और एक का नाम था ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन दो ब्रांड्स को उसने रिस्ट्रक्चर किया और मार्केट में ले आया. ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसको दोनों के कस्टमर बेस का एडवांटेज लेना था. दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स में थे लेकिन मार्केटिंग एक जैसे ही करते थे, तो दोनों का एडवांटेज लेना था. इसीलिए उसने मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग को अपनाया. इस तरीके से अपने आप को रिवायर कर लिया कि उसने मार्केट में मार्केट साइज, उनके कंपटीशन, कंज्यूमर की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए जब रिस्ट्रक्चरिंग किया तो उसको हम मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग कहेंगे. इसी तरीके से जैसे आपने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग देखा, जैसे आपने मार्केटिंग रिस्ट्रक्चरिंग देखा, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन एज सच रिस्ट्रक्चर होता है, जिससे सिनर्जीज और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डेवलप होता है. सो ये काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग पे हम आज का फोकस रखेंगे. दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग. एग्जांपल्स कुड बी मर्जर्स, एक्विजिशन, डाउनसाइजिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. एग्जांपल्स. एक और काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग को देखते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बहुत आगे फ्यूचर दिखता है, तो काफी सारे कंपनीज इसमें जा रही है, तो ये भी एक टाइप का रिस्ट्रक्चरिंग ही हो गया. सिर्फ मार्केट नहीं, आप ये समझो टेक्नोलॉजी पे अगर कोई नई चेंज आ जाती है तो सारे कंपनीज अपने आप को उसके हिसाब से रिवायर करने लग जाते हैं. 3 लेग्स में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे मर्जर्स के बारे में. हम जानेंगे मर्जर्स क्या होता है, कैसे स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं. तो डी मर्जर्स के बारे में, सिर्फ जुड़ना नहीं, कई बार टूटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो कंपनीज के ब्रेकअप्स के दौर के बारे में समझेंगे. थर्ड वुड बी एक्विजिशंस, है ना. कई बार जुड़ना या मर्ज करना इज लाइक अ मैरिज, तो दो लोग है साथ में. एक्विजिशन इज मोर लाइक बाइंग आउट समथिंग. So when you go and you buy, you acquire. So those strategies we'll discuss in 3 legs. First and foremost would be mergers. So यूनिलीवर नाम की एक कंपनी थी, वो हेल्थ केयर या कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड थी. उसने जीएसके, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के साथ जुड़ा और हॉर्लिक्स नाम का एक ब्रांड अपने पास ले लिया. ये उसने क्यों किया? क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्थ केयर में थी, उसको लगा हॉर्लिक्स भी एक हेल्थ केयर ब्रांड जैसा रिप्रेजेंट करता है, तो क्यों ना हम दोनों जुड़ जाए. हम दोनों जुड़ जाएंगे तो मार्केट में ज्यादा कंज्यूमर के डिमांड्स को भी मीट कर सकते हैं. सो ऐसे काइंड ऑफ मर्जर्स जहां पे दो लोग जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते थे साथ में जुड़ जाए और उसको मार्केट में ले आए, उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मर्जर. सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम मार्केट गेट्स मर्ज्ड. एंड आप कई जगह पे देखोगे ये मर्जर्स, एक्विजिशन, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है वो साइमल्टेनियसली यूज होती है. सो कई बार आप एक्विजिशन, मर्जर, टेक ओवर ऐसे सिनोनिमसली यूज करते हुए भी देखोगे. ऐसे ही लुपिन नाम की एक कंपनी थी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो जुड़ गई गैविस फार्मास्यूटिकल्स के साथ. गैविस का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज था किसी भी प्रोडक्ट को बेचने या उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेके, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चेन उसका स्ट्रॉन्ग था, तो लुपिन उसके साथ मर्जर कर बैठी. इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे वर्टिकल मर्जर. व्हाई? बिकॉज एक कंपनी दूसरे कंपनी को वर्टिकली सपोर्ट कर रही थी, तो उनको लगा मर्जर ठीक है. पहले एग्जाम्पल में क्या था? हॉरिजॉन्टली सपोर्ट कर रही थी, वो सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर लाइन, सिमिलर बिजनेस में थे, तो वो लोग मर्ज हो गए. इस एग्जाम्पल में वर्टिकली सपोर्ट कर रहे थे, या तो वो एक दूसरे से कुछ खरीदते थे या एक दूसरे को कुछ बेचते थे या डिस्ट्रीब्यूशन में उसने हेल्प कर दी, तो इस तरीके के भी मर्जर्स होते हैं. ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक जो थी उसने एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट या एचडीएफसी इंश्योरेंस के साथ बोलो मर्ज कर लिया. अब इसमें क्या है, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग है और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सप्लीमेंट या टू फ्रो भी नहीं है कि ये इसको बेचता है और वो सामने आगे बेचता है या ये इससे एक्वायर करता है. इस टाइप की कंपनीज नहीं है, बट कस्टमर बेस कॉमन है.
बैंक्स के पास भी वैसे टाइप के कस्टमर्स है जो किसी इंश्योरेंस कंपनी को भी पसंद है, या इंश्योरेंस कंपनी के पास भी वैसे टाइप के कस्टमर्स थे जिसकी शायद बैंकिंग नीड्स पूरी हो, जिसको लोन भी चाहिए हो, या ऐसे लोन वाले हो जिसको इंश्योरेंस भी चाहिए हो। तो इस तरीके के जब मर्जर्स होते हैं, जैसे ये टाइप के मर्जर्स होते हैं, तो उनको हम कहेंगे कॉन्जेनेरिक मर्जर। A congeneric merger is between two or more businesses which are related to each other. You've understood what are mergers? Let us see of demergers. टाटा स्टील नाम की एक कंपनी थी, उनकी एक यूरोपियन डिवीजन थी। वो यूरोपियन डिवीजन में वो कैपिटल या फाइनेंस देने का काम करते थे। अब क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि ये जो डिवीजन है ना, ये ठीक से संभाल नहीं पा रहे, हम इसका काम काज उठा ही नहीं पा रहे, और हमारा फोकस और एफर्ट्स उसमें बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने उस डिवीजन को काट दिया, बोला बंद कर दे, क्योंकि हमारा फोकस और एफर्ट जा रहा है, हम अपने कोर बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे और वो ग्रोथ नहीं दे पा रहे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे divestiture. Divestiture is when a company or the government may compulsorily dispose of some of the assets. ठीक है, तो ये डीमर्जर का एक एग्जांपल हो गया divestiture। एक कंपनी थी आर्किड प्लाई। आर्किड प्लाई ने क्या कर दिया, आर्किड प्लाई इंडस्ट्रीज थी जो प्लाईवुड या वैसे वाले प्रोडक्ट्स में डील करते थे, और उसने उस पर्टिकुलर डिवीजन को निकाल दिया अपनी कंपनी से और एक और कंपनी बना दी उसी नाम से, ताकि वो उसमें कोर बिजनेस की तरह ऑपरेट कर सके। तो एक कंपनी है जिसका एक डिवीजन था, समझो फर्नीचर बनाने का, और एक वही कंपनी वुड भी खरीदती थी, वुड को प्रोसेस भी करती थी। तो उसको लगा ये फर्नीचर वाला थोड़ा अलग कर देता हूँ और इसको एज एन इंडिपेंडेंट डिवीजन चलाता हूँ, और मैं एज एन इंडिपेंडेंट अलग से चलता हूँ। ठीक है, सो व्हाट इट डिड वाज इट क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट कंपनी। एंड ये तब होगा जब पेरेंट कंपनी को ऐसा लगता है कि जो इंडिपेंडेंट कंपनी है वो उससे बेहतर काम कर लेगी अगर वो इंडिपेंडेंट दिखे तो लोगों को। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ स्पिन ऑफ, creation of an independent company by sale or distribution of new shares of an existing company. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत गैस रिसोर्सेस लिमिटेड ऐसे दो कंपनी में डिवाइड हो गई। ठीक है, और दोनों अपने अपने काम करने लगे, ये पेट्रोलियम का काम करने लग गया और ये गैस का काम करने लग गया। तो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले वाले में क्या हो रहा था, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था, वो एक डिवीजन को अलग कर रहा था और उसको इंडिपेंडेंटली चलने दे रहा था। अब वाले में क्या हो रहा है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो टूट रहा है, वो खुद तो खत्म हो रहा है और दो अलग अलग एंटिटीज बन रहे हैं। सो ऐसे अरेंजमेंट्स को हम क्या कहेंगे, स्प्लिट्स। सो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जब दो सेपरेट बिजनेस बन जाती है और एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पहले थी वो हट जाती है, तो दोनों कंपनी को स्प्लिट होना कहता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ डीमर्जर दैट इज हैपनिंग। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट वाला क्या था, कंपनी थी, उसके अंदर एक यूनिट था जो ठीक नहीं चल रहा था, तो हमने उसको डाइवेस्ट कर दिया। सेकंड में क्या हो गया, कंपनी थी, उसके अंदर हमें एक यूनिट बहुत पोटेंशियल लग रहा था, उस यूनिट में हमें लगा ये इंडिपेंडेंटली चलेगा तो बहुत अच्छा करेगा, तो हमने उसको स्पिन ऑफ कर दिया। थर्ड केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंपनी है, हमने बोला इसको दो टुकड़े में काट देते हैं और दोनों को सेपरेटली चलाते हैं, तो पहले वाले कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर स्प्लिट हो जाएगी दोनों कंपनी। स्प्लिट इंटरेस्टिंगली स्प्लिट अप भी हो सकता है या स्प्लिट ऑफ भी हो सकता है। तो स्प्लिट अप मतलब क्या, कि पेरेंट कंपनी की लिक्विडेशन हो गई एंड जो बची हुई कंपनीज है दो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स पुराने वाले को मिल गए। ठीक है, स्प्लिट ऑफ मतलब क्या, कि शेयर होल्डर्स को दोनों में से चूज करना पड़ा कि आपको पुराने वाले चाहिए कि नए वाले चाहिए, तो ये स्प्लिट ऑफ हो गया। तो जहां पे चॉइस हो गया तो स्प्लिट अप, चॉइस नहीं है, यानी दोनों कंपनी के शेयर्स मिल गए, वो स्प्लिट ऑन
और दोनों कंपनी में से एक को चूज करना पड़ा, स्प्लिट अप, और दोनों कंपनी में से एक को चूज करना पड़ा तो स्प्लिट ऑफ। ऐसे दो तरीके के स्प्लिट्स होते हैं। एक और स्ट्रेटेजी होती है इक्विटी कार्व आउट करने की। तो अब कैसे होता है कि एक मेन कंपनी है, इक्विटी कार्व आउट थोड़ा अलग एग्जांपल है। एक मेन कंपनी है, उसको ऐसे लगता है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड करना है, यानी उसके जो कंट्रोल है वो उसको डाइल्यूट करना है और पब्लिक में दे देना है, तो वो इक्विटी कार्व आउट कहलाता है। So it's kind of giving up a unit, but giving up shares to open public so that they can also participate more into that company is called an equity cover. Spin-off, again, spin-off versus split-off versus carve-outs, तीनों में क्या फर्क है? तो spin-off मतलब न्यू कंपनी के शेयर्स एग्जिस्टिंग कंपनी शेयर होल्डर्स को मिले। स्प्लिट-ऑफ मतलब न्यू सब्सिडरी के शेयर्स दिए जा रहे हैं, बट उनको स्प्लिट ऑफ में चूज करना पड़ेगा, पुराने चाहिए या नए वाले चाहिए, दोनों में से एक मिलेगा। स्प्लिट अप जैसा नहीं, स्प्लिट अप में दोनों के मिलते थे, स्प्लिट ऑफ में क्या होगा, या तो पुराना या तो नया। और इक्विटी कार्व आउट अलग हो गया। इक्विटी कार्व आउट मतलब आपने एक मेन कंपनी है, उसके सब्सिडरी के शेयर्स पब्लिक में अगर ट्रेड करने लग गए आप, तो ये इक्विटी कार्व आउट है एक तरीके से। तो विद दिस टू लेग्स आर कंप्लीट, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि या तो लोग जुड़ते हैं, यानी 2+2 5 बनाने की कोशिश करते हैं मर्जर्स के थ्रू, या कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है तो उसको तोड़ देते हैं या फिर डिफरेंट कर देते हैं ताकि वो स्ट्रेटेजिकली अच्छे से कर सके। इस तरीके से अपने बिजनेस को रिवायर करते हैं कि वो बिजनेस में ग्रोथ ला सके। बट एक और तरीका है बिजनेस में ग्रोथ लाने का, एक्विजिशन का तरीका। टैक्सी फॉर श्योर एक बहुत अच्छी कंपनी थी। उसने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लाया था कि अगर आपको टैक्सी चाहिए कभी भी, तो आप ये टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और आपके घर पे टैक्सी आ जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशंस की दुनिया आई, ओला उबर जैसी कंपनी ने तुरंत मार्केट को कैप्चर कर लिया, क्योंकि अब टैक्सी को बुक करने के लिए फोन तक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो टैक्सी फॉर श्योर जैसी कंपनी का प्रॉब्लम हो गया, बट उनके पास कस्टमर बेस था। उनके पास ऐसे कस्टमर्स थे जो उनकी ब्रांड को पहचानते थे। टैक्सी फॉर श्योर से एक लॉजिक समझ गए थे कि कार हायरिंग क्या होता है। तो ओला या उबर जैसे, ओला कंपनी ने क्या किया, इस ब्रांड को एक्वायर कर लिया। इस केस में मर्जर नहीं हुआ है जैसे पहले वाले केस में हुआ था। इस केस में स्ट्रेट अवे एक टेक ओवर हो गया। टेक ओवर इज वन कंपनी एक्वायरिंग दी अनदर कंपनी इन सच अ वे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बन जाए और सारे ऑपरेशंस का कंट्रोल ले ले, सारे मार्केट का कंट्रोल ले ले खुद के पास और उसको ऑपरेट करे। टेक ओवर इज वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। कुछ साल पहले क्या हुआ था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 छोटे छोटे बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स थे जिनको हेल्प करी, मतलब जिनके साथ जुड़े और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन गई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज कर लिया अपने आप में। तो इस तरीके के मर्जर को हम क्या बोलेंगे, अमालगमेशन। सो अमालगमेशन इज बेसिकली मर्जर ओनली, बट a bigger company taking over smaller companies to itself, and the combination becomes much more larger than. So this is amalgamation, the process of merging two or more company into a single entity, but that single entity was larger than the other companies. The other companies were smaller companies. ऐसा भी कुछ हुआ था। वोडाफोन ने आइडिया के साथ हाथ जोड़ लिए और बन गई लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया। अब जब मल्टीपल कंपनीज, या यहाँ इस एग्जांपल में 2 कंपनीज थी जो सिमिलर साइज की है, जुड़ जाती है, लेकिन इस तरीके से जुड़ती है कि एक बड़ी कंपनी बन जाए, वोडाफोन आइडिया, VI, इस तरीके से जुड़ जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन। सो इट्स लाइक कंबाइनिंग मल्टीपल कंपनीज इनटू अ सिंगल लार्जर एंटिटी। नाउ दी ओल्ड एंटिटीज को आप भूल जाओ, अब ये एक लौता एंटिटी है जिसको आपको याद रखना है। अगर सारे पुराने एंटिटीज को याद रखते तो भी हम उसको मर्जर कहते, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने पुराने एंटिटीज को गिव अवे कर दिया और जुड़ गए, तो इसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन।
ठीक है। अच्छा, ऐसे भी होता है कि माइंड ट्री नाम की कंपनी थी, उसके पास लार्सन एंड टूब्रो आया। लार्सन एंड टूब्रो ने कहा माइंड ट्री के मैनेजमेंट को कि ये मैनेजमेंट मुझे चलाने दे दे ये कंपनी। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें आपके साथ नहीं जोड़ना। लार्सन एंड टूब्रो ने क्या किया, माइंड ट्री के शेयर होल्डर्स के पास गए, उनको बोला मैं तुझे ज्यादा भाव देता हूँ, तू अपने शेयर्स मेरे को दे दे। तो बाहर से ही सारे शेयर्स खरीद के मैं इसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल ले लूंगा। So such kind of a arrangement, when that happens, it's called a tender offer. यानी एक ऐसा ऑफर है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ताकि वो अपनी ओनरशिप बेच दे किसी ऐसी कंपनी को जो उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर सके। टेंडर ऑफर्स हमेशा हॉस्टाइल नहीं होते। मैंने हॉस्टाइल एग्जांपल लिया। टेंडर ऑफर कैन ऑल्सो बी फ्रेंडली टेंडर ऑफर, जहाँ पे वो मैनेजमेंट के पास आया, उसने बोला कि मुझे तेरी कंपनी को टेक ओवर करना है। मैनेजमेंट बोला नहीं, मेरे शेयर्स मत ले, मेरे शेयर होल्डर्स के पास जा, उनको अगर बेचना है तो ले ले। इट कुड बी अ फ्रेंडली ऑफर ऑल्सो। और शेयर होल्डर्स को वो खुद ही एडवर्टीजमेंट देगा, वो बोलेगा कि टेंडर ऑफर आया, आप लोग को लेना बेचना है बेच दो, अच्छा भाव दे रहा है, मार्केट से जितना है उससे ज्यादा भाव दे रहा है, आपको बेचना है अपनी ओनरशिप बेच दो। So it could be a tender offer can be both ways. It could be a hostile tender offer. It could also be a friendly tender offer. Public offer paid by a company or a third party to buy out a potential portion of the outstanding shares is a tender offer. नेक्स्ट दो चीजें बहुत इजी है। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कई बार ऐसे हो जाता है कि भाई फैक्ट्री तेरा इंटरेस्ट था ना, तो पूरे कंपनी को मर्ज क्यों कर रहे हैं या अमालगमेट क्यों कर रहे हैं, एक काम करते हैं फैक्ट्री खरीद लेते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट में यू जस्ट गो एंड एक्वायर एन एसेट ऑफ द अदर कंपनी इज कॉल्ड एन acquisition of asset. And similar to it is management buyout. Sometimes you're not interested in the assets of the company, sometimes you're interested in the people who are involved in the company. You find a particular manager very exciting, you think कि अगर ये मेरी कंपनी के साथ जुड़ जाए तो ये मेरी कंपनी को भी आगे ले जाएगा, तो आप उसको भी बाय आउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है हमेशा एसेट को ही बाय आउट करो। तो मैनेजमेंट टीम का कंट्रोल अगर किसी ने ले लिया, उनको ही बाय आउट कर लिया, तो उसको मैनेजमेंट बाय आउट कहेंगे। So three legs that we completed today is mergers, wherein we studied about horizontal merger, vertical merger, congeneric merger. We studied demergers. Not every time a marriage is important. It could be breakups. So divestiture, spin-off, splits, equity carve-outs. हमने ये भी देखा कि हर बार रिलेशनशिप रखना जरूरी नहीं है, मर्जर या डीमर्जर के थ्रू वर्कआउट करना जरूरी नहीं है। कई बार आप एक्वायर भी कर सकते हो, आप टेक ओवर कर सकते हो, आप अमालगमेट कर सकते हो किसी से, कंसोलिडेट कर सकते हो, एक ऑफर दे सकते हो टेंडर ऑफर के जैसे, एसेट्स भी ले सकते हो और मैनेजमेंट को भी बाय आउट कर सकते हो। बट कुछ चीजें ध्यान में रखने लायक है। हर चीज एक्साइटिंग लगती है, शायद इनमें से कोई चीज आपके लिए एप्लीकेबल हो, आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो, बट कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस है जो हमेशा आड़े आएंगे, जिसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत होगी। चलो ये सारी चीजें तो आपको काम करने के लिए, बट कुछ चैलेंजेस है जिसका आपको बहुत ध्यान देना होगा। एक, कमर्शियल, कितने में, कितने से वैल्यूएशन होगा। एक बंदा बोलता है मेरे बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, मुझे इतना पैसा चाहिए, दूसरा बंदा उसके सामने बार्गेन करेगा, है ना। या फिर अगर मर्जर भी चल रहा हो तो दोनों डिसाइड करेंगे कि किस रेशियो में अपने शेयर स्विच करे, क्या करे। सो कमर्शियलिटी इज अ बिग थिंग टू प्ले हियर। फिर ये सारे ट्रांजैक्शन, पीछे भी इतने सारे काम देखे हमने इसके आसपास जुड़े हुए हैं, तो ट्रांजैक्शन के कॉस्ट भी है जो आपको इनकर करने होंगे, कुछ अप्रूवल्स है जो आपको लेने हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के भी अप्रूवल्स है, क्योंकि लोग भी तो इन्वॉल्व है, सब भी तो मानने चाहिए। कि कई बार मर्जर एक्विजिशन में ऐसा हो जाता है एम्प्लॉयज तक छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द न्यू मैनेजमेंट दैट इज कमिंग इन। सो there is a lot of approvals, there is a lot of confidence that you have to gain of all the stakeholders involved. वैल्यूएशन, अगेन क्योंकि कमर्शियल्स इन्वॉल्व है, तो किस चीज की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए भी वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। और ये सब इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, तो कई बार टाइम भी लग सकता है, और वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स वी बीन टॉकिंग इन ब्रीफ अबाउट द मेरिट्स ऑफ
mergers and acquisition, but these are all certain challenges that should be kept in mind. Conclusion, तो भाई अगर कमर्शियलिटी और ये सारी चीजें बैठ रही है और हमने एक होलिस्टिकली सारी चीजें देख ली कि भाई टैक्स में भी फायदा हो रहा है, रेगुलेशंस में क्या क्या है, अकाउंट्स में क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, और इस चीज को करने से, ये स्ट्रक्चर को करने से आप अपने बिजनेस को टैक्स ऑप्टिमाइज, अपने बिजनेस को भी ग्रो होते हुए देख रहे हो, है ना। सारी चीजें कंसिडर करते हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सबको कंसिडर करने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी बिजनेस भी ग्रो हो रही है और इससे हमें आगे बहुत फायदा होगा, तो डेफिनेटली हमें इसके टूवर्ड्स आगे बढ़ जाना चाहिए।